स्टार्ट करते हैं लेजर सॉरी जनरल एंट्रीज वाला टॉपिक। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है जनरल वो 6 नंबर का आता है। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन सर लेजर वाला जो हमने लास्ट क्लास में किया है अभी तक। एक ही क्वेश्चन के अंदर हम 3 अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो एंट्रीज वाला क्वेश्चन आता है। मतलब एग्जाम में आपको 6 ट्रांजैक्शन दे दी जाएंगी, उन 6 ट्रांजैक्शन की आपको सिर्फ 6 जर्नल एंट्रीज करनी है, कोई लेजर नहीं बना। ज्यादा चांस जो होते हैं वो जर्नल एंट्रीज के आते हैं। मतलब 3-4 साल, मतलब सपोज 4 सालों में 3 बार जो पेपर आता है वो एंट्रीज वाला आता है, 4 में से 1 बार जो पेपर आता है वो लेजर वाला आता है, क्योंकि लेजर वाला पेपर को बहुत ज्यादा लेंदी कर देता है क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो ज्यादा चांस एंट्री वाले हैं, इस चीज को माइंड में फिट करें और ज्यादा फोकस करें। पहली एंट्री क्वेश्चन में बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन कर रखी है मैंने कि 2 पार्टनर है, दोनों इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मतलब क्या, हाइट इक्वल होंगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। पहला क्वेश्चन, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6900 रुपीस वाज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 6000 इन फुल सेटलमेंट। सर एक लायबिलिटी है जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। फॉर एग्जांपल गुड्स खरीदे थे और गुड्स गोदाम में आ गए, हमने बेच भी दिए, ध्यान ही नहीं रहा, परचेज की एंट्री करना भूल गए। तो एक लायबिलिटी ऐसी जो रिकॉर्ड करना भूल गए, एक ऐसी लायबिलिटी है। एक बात। दूसरी बात, कोई एसेट भी ऐसे है जो रिकॉर्ड नहीं कर रखी, जैसे कि कोई फिक्स्ड एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है पूरा, लेकिन अभी भी उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी बुक्स में वैल्यू 0 है, अनरिकॉर्डेड है वो, लेकिन अभी भी वो एसेट एग्जिस्ट करती। तो एक ऐसे पड़ी हुई है हमने, ऐसी जो बुक्स में नहीं है। एक लायबिलिटी पे करनी है जो ऐसी है जो बुक्स में नहीं है। तो लायबिलिटी वाला जब पैसे मांगने के लिए आया तो हमने कहा जी पैसे तो नहीं है, ये जो एसेट्स पड़ी हैं इनमें से आपको कुछ समझ में आता हो तो ले जाओ। तो एक एसेट उठा करके ले जाता है। ये ट्रांजैक्शन है आपके सामने, एक लायबिलिटी वाला एसेट ले गया, ये ट्रांजैक्शन है आपके सामने और एंट्रीज पास करनी है। पहली बात बताइए, हम स्टेप 1 में हैं कि स्टेप 2 में? स्टेप 2 में है। सर कैसे पता लगता है? स्टेप 1 क्या होता है? बैलेंस शीट खाली करना। मतलब बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे आइटम दे रखी हैं और वो हमें अपने 3 में से किसी एक जगह पर लिखना है। स्टेप 1 तो वो होता है बैलेंस शीट खाली करना। इस टाइम बैलेंस शीट तो खाली नहीं करते। सेकंड स्टेप क्या होता है कि एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं कि किस एसेट के साथ क्या हुआ, किस लायबिलिटी के साथ क्या हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी बात कर रहा है कि एक एसेट को लायबिलिटी वाला ले गया। तो स्टेप 2 की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर। स्टेप 2 में सर क्या सीखा था हमने? इन 3 के अलावा कोई चौथा नाम नहीं लेना आपको। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, इन 3 के अलावा कोई चौथा नाम नहीं लेना। पहले पार्टनर पे आते हैं। क्वेश्चन में किसी पार्टनर का नाम लिखा है? नहीं लिखा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो नहीं आएगा, पक्की बात। तो कैश अकाउंट आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। मतलब एंट्री बनेगी या तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या फिर एंट्री बनेगी ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। दो में से एक एंट्री बनेगी। अब कौन सी एंट्री बनेगी सोचते हैं, बताइए। कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, ना तो पैसा आ रहा है और ना पैसा जा रहा है, तो इसके अंदर कैश भी इन्वॉल्व नहीं, इसलिए इसका आंसर बन गया नो एंट्री। ना तो सिर्फ पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ना कोई पार्टनर रिसीवर ना कोई पार्टनर गिवर, तो नो एंट्री कैसे बैठ रहा? जो एसेट है वो 0 रुपए की थी और जो लायबिलिटी है वो भी 0 रुपए की थी। तो एक 0 रुपए की लायबिलिटी वाला एक 0 रुपए की एसेट उठा करके ले गया। ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ना कोई पार्टनर रिसीवर ना कोई पार्टनर गिवर, ना कैश कम्स इन ना कैश गोज आउट, इसीलिए नो एंट्री। क्लियर हो गई ये बात? नो एंट्री लिख दीजिए आगे। एग्जाम में ऐसी ट्रांजैक्शन आती है तो आपको नो एंट्री लिख करके आना है। जब सोचना कि एंट्री करनी नहीं तो छोड़ दो, नो एंट्री लिख करके आना है। ठीक है, लिख लीजिए नो एंट्री को क्लियर कर लेना है। आंसर लिखते हैं साथ साथ। सेकंड पॉइंट पर आ गए हैं, सेकंड वाले पॉइंट पर आ गए हैं। सीए एन ओल्ड कस्टमर, जो पुराना डेटर है, कस्टमर है, whose account for 10,000 rupees was written off as bad in the previous year। हमें उससे 10,000 रुपीज लेने थे, वो बैड डेट हो गए थे। पेड 70% of the amount written off, इधर राइट ऑफ कर दिया था हमने, बुक से हटा दिया था।
राइट ऑफ मतलब बुक से हटाना, लिखे हुए को हटाना, राइट ऑफ, उसका 70% पोर्शन मिल गया। फिर अमाउंट पे चर्चा बाद में करेंगे, पहले एंट्री पर आते हैं। स्टेप 1 पे है कि स्टेप 2 पर है? स्टेप 2 पर है। स्टेप 1 तो बैलेंस शीट खाली करना होता है, और स्टेप 2 में कोई ना कोई लेन देन ट्रांजैक्शन हो रही होती है। इसमें लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में एंट्री करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है आपके पास, पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन और कैश। क्वेश्चन में कहीं पार्टनर का नाम लिखा है? तो या तो एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन, या फिर एंट्री बनेगी रियलाइजेशन। तो कैश, दो ही ऑप्शन बचे। बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है। डेटर ने पे करा है, ये उसने के साथ पेड वर्ड लिखा हुआ है तो पैसा जा रहा है। ये नहीं सोचना, हमें ट्रांजैक्शन का मीनिंग निकालना है कि डेटर ने अगर पे करा तो हमने पैसा रिसीव करा। कैश आ रहा है तो ये एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिख लीजिए। सेकंड केस में ये वाली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना? उसमें लिखा हुआ है सर 10,000 का 70% पैसा मिल रहा है, मतलब 7,000 रुपीज मिल रहा है। सर लेकिन 3,000 रुपए का जो लॉस है वो तो आपने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करा। हम जीरो कर चुके। देखिए हम 10,000 का लॉस बुक कर चुके हैं पहले पास्ट में एज अ बैड डेट। 10,000 का लॉस बुक कर चुके हैं। आज हम 7,000 की इनकम बुक कर रहे हैं। पास्ट में 10,000 का लॉस बुक कर चुके हैं, प्रेजेंट में 7,000 की इनकम बुक कर रहे हैं, तो और ऑटोमेटिकली 3,000 का लॉस बुक हो गया। ले लो ये बात। यस सर। थर्ड पॉइंट पे आगे जी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। स्टेप 1 में है कि स्टेप 2 में? स्टेप 1 में। स्टेप 1 वो होता है जो बैलेंस शीट की कोई आइटम दे रखी होती है। स्टेप 2 वो होता है कि कोई ट्रांजैक्शन दे रखी है, जैसे बेची, लायबिलिटी पे करी, इसी को ट्रांजैक्शन लेन देन दे रखा होता है, वो स्टेप 2 होता है। तो अभी हम स्टेप 1 में, ठीक बात है। स्टेप 1 का काम होता है सर बैलेंस शीट को खाली करना, एम्प्टी द बैलेंस शीट। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसका डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? तो हर एक रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट वाले आइटम को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट। किसी आपने बताया था 3 के अलावा कोई चौथा नाम नहीं लेना, चौथा नाम कैसे लिख दिया? वो 3 नाम वाला रूल तो सिर्फ स्टेप 2 के लिए है, और अभी हम स्टेप 1 में है। यस सर। ये बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं तो स्टेप 1 में, और रूल तो स्टेप 2 के लिए कि 3 में से कोई चौथा नाम नहीं लेना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 30,000। रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट कर दिया। सारे रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में बांटे जाते हैं सर। ये रियलाइज्ड रिजर्व है, जो प्रॉफिट हुआ होगा पास्ट ईयर में से, उसमें से हमने पैसा निकाला हुआ है और यहाँ डाला हुआ है। रियलाइज्ड प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर का नाम क्वेश्चन में गिवन है, एंट्री नोट कर रहे हैं आप सब। रिजर्व है 30,000 का, रेशियो इक्वल है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू एड्यूस कैपिटल अकाउंट टू पेड कैपिटल अकाउंट। हमने बांट दिया पूरा रिजर्व इक्वली। टोटल 14 पॉइंट्स दे रखे हैं सर, हर एक पॉइंट इंडिपेंडेंट है। 4 पढ़ो तो 3rd को भूल जाओ, 7 पढ़ो 6 को भूल जाओ। पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहे हैं सर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पेड 10,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पेड 10,000। पेड वर्ड पे फोकस कर रहा हूं मैं। वापस से बताइए हम स्टेप 1 पे हूं कि स्टेप 2? स्टेप 2। फिर से पहचान सर, किसी अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो स्टेप 1, जिसमें हम बैलेंस शीट खाली कर रहे होते हैं। कोई ट्रांजैक्शन दे रखी हो, परचेज करना, पैसे देना, पैसे लेना, ये ट्रांजैक्शन दे रखी हो, लेन देन दे रखा हो, तो स्टेप 2। तो स्टेप 2 में इस क्वेश्चन में स्टेप 2 में से कितने ऑप्शन होते हैं आपके पास? 3 ऑप्शन होते हैं, या तो रियलाइजेशन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट। किसी पार्टनर का नाम लिखा है? नहीं लिखा, तो 2 ही ऑप्शन आपके पास, या तो एंट्री होगी कैश रियलाइजेशन, या फिर एंट्री होगी रिलेशन टू कैश। बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। अमाउंट दे रखा है 10,000। एक डाउट आता सर, इसमें रिजर्व का क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में रिजर्व नहीं दे रखा, दैट मींस रिजर्व है।
दैट मींस इस क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है ही नहीं, सीधा पेमेंट। केस नंबर 5, अगेन 5 पढ़ रहे हैं, 4 को भूल जाओ। नंबर 5 में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000, कॉमा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पेड 10,000। अभी तो इन्फॉर्मेशन एक साथ गिवन है, यहां से सुनना, हम स्टेप 1 और 2 में एक साथ हैं इस बार, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 बैलेंस दिया होगा, ये तो स्टेप 1 की बात हो गई, किसी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, रिजर्व का ट्रांजैक्शन तो होती नहीं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पेड 10,000, ये ट्रांजैक्शन है, ये लेन देन है। तो क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, एक किसी अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है, मतलब हम स्टेप 1 में भी हैं, और एक ट्रांजैक्शन भी गिवन है, मतलब हम स्टेप 2 में भी। तो 30,000 रुपए का रिजर्व है, लेकिन एक्चुअल पेमेंट 10,000 रुपए की गई। वन बाय वन डिस्कस करते हैं सर। सर रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए डेबिट करें। 30,000 रुपए तो पक्का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट होना ही होना। रीजन स्टेप 1 का में हमारा काम क्या होता है कि हर एक अकाउंट को क्लोज करना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है 30,000, तो इसे खत्म करने के लिए डेबिट भी करना पड़ेगा 30,000। जितना क्लेम है उतना ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जितना क्लेम है उतना ही हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, बाकी का जो रिजर्व बच गया वो पार्टनर्स में बटेगा। फिर डिस्कस करते हैं इसको। कितना रिजर्व बचा? 20,000 इक्वली बांटेगा तो कितना? 10,000। फिर समझते हैं जी। समझ लीजिए बॉक्स है, इस पे हमने लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इस बॉक्स के हमने 30,000 रुपए डाले हुए थे इस बॉक्स के अंदर। एक्चुअल में क्लेम करना है 10,000, तो इस बॉक्स में से 10,000 रुपए निकाल करके पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जो 20,000 बच गया, तो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी खुद की रेशियो में, जो कि इक्वल है। बिल्कुल ऐसे कर रखा है सर हमने, 30,000 में 10,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर करे और बाकी का 20,000 हमने सारे पार्टनर्स में बांट दिए इक्वल। सर रियलाइजेशन का इसमें क्रेडिट है, इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं दिखा रहा क्या? डिस्कस करता हूं। अब आते हैं सर पेमेंट करने की एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। मैंने कहा ना क्वेश्चन में स्टेप 1 भी है और स्टेप 2 भी है। ये स्टेप 1 का आंसर है, जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का बैलेंस दिया हुआ था, और ये स्टेप 2 का आंसर है कि हमने पेमेंट करी है 10,000 रुपए। अल्टीमेट देखो इस एंट्री को, रियलाइजेशन अकाउंट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ, ना डेबिट ना क्रेडिट। यहाँ पे 10 से क्रेडिट है, यहाँ पे 10 से डेबिट है, क्योंकि रियलिटी में सोचो कुछ लॉस है। जिस काम के लिए मैंने पहले से 30,000 रुपए इकट्ठा कर रखे हैं, एक्चुअल पेमेंट मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की करनी है, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इस रियलाइजेशन अकाउंट अल्टीमेटली बैलेंस हो जाता है, ना डेबिट रहता ना क्रेडिट रहता है। लेकिन ट्रांसफर करना इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन और पे करना इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, हमें कंबाइंड नहीं करना। ये ना सोचे कि सर कंबाइंड एंट्री कर दीजिए, यहाँ पे रिलेशन लीजिए बैंक लिंक पर काम करना, ऐसे नहीं करना। ये सेपरेट ट्रांजैक्शन है रिजर्व अकाउंट को क्लोज करना, और ये सेपरेट ट्रांजैक्शन है क्लेम को पे करना, इसलिए मिक्स नहीं करना। ठीक, डाउट है कि सर आपने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करा है, मतलब आप इनकम समझ रहे हो, लेकिन इनकम कहां से? तो ध्यान से देखिए, हमारे पास इनकम ऑलरेडी अवेलेबल है उस एक्सपेंस के लिए, हमें वर्कर को पे करने पड़ रहे हैं 10,000 रुपए, हमें नुकसान दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है तो रिलेशन डेबिट कर दिया। इसके लिए हमारे पास इनकम का सोर्स पहले से, हमने पहले से पैसे जोड़ रखे, इसलिए ये इनकम का सोर्स है। मतलब जो 30,000 रुपए की मेरी इनकम है, उसमें से 10,000 तो मैं क्लेम के लिए निकाल लेता हूँ, और बाकी के बचे 20,000 पार्टनर्स में बांट देता हूँ। ठीक है, नोट कर लें दोनों एंट्री, सेम ट्रांजैक्शन के अंदर दो एंट्रीज करनी है। अरे लायबिलिटी भी कर सकते हैं सर? नहीं, सर फर्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन की जगह बैंक लिख सकते हैं? वही तो बोला मैं, कंबाइंड एंट्री हो जाएगी ना, वो नहीं कर सकते। डिस्कस किया था कि यहाँ पे टू बैंक लिख दोगे तो कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, वो नहीं कर सकते। वजह ये है कि पहली ट्रांजैक्शन रिजर्व को क्लोज करने की है, और दूसरी ट्रांजैक्शन कॉम्पेंसेशन पे करने की। Being workman compensation reserve account written off, yes, transferred to realization and partners capital. Being workman compensation claim paid.
पढ़े जी आगे। 6 पॉइंट सर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 कॉमा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पेड 40,000। तो पिछले वाले क्वेश्चन है कि एक तो बैलेंस दे रखा है रिजर्व का, मतलब स्टेप 1 में है, और पेमेंट दे रखी है, मतलब स्टेप 2 में है। अगेन 2 एंट्री करनी पड़ेगी। ये वाली तो बड़ी आसान है। सो जितनी पेमेंट करेंगे टू बैंक में तो नहीं आएगा। यहाँ पर बैंक या कैश लिखो, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। लेदर वाला क्वेश्चन आए तो बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो एंट्री सारी कैश से होंगी, बैंक दे रखा तो सारी एंट्री बैंक से होंगी। तो अपनी जनरल एंट्रीज का आ गया तो हमें पता ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर क्या है, कैश है कि बैंक है, तो आपकी मर्जी है, कैश लिखो या बैंक लिखो या कैश ऑब्लिक बैंक लिखो, जो मर्जी करो, सही तीनों तरीके। ये एक्चुअल पेमेंट की एंट्री है, क्वेश्चन में लिखा है एक्चुअल पेमेंट 40,000 की हुई है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000, ये तो एंट्री बिल्कुल क्लियर है। ऊपर बात करते हैं सर 30,000 रुपए का रिजर्व है, इस अकाउंट को मुझे क्लोज करना है, इस अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। अब देखिए हो क्या रहा है, वर्क जो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कितना गया 30,000, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में गया 30, डेबिट में कितना गया 40,000। तो अल्टीमेटली मैंने लॉस 10 बुक करा। सोच के देखो अल्टीमेटली लॉस 10 ही तो है। मेरे पास पहले से 30,000 रुपए इकट्ठे थे, एक्चुअल पे 40 करने पड़ गए, 10 के तो लॉस हुआ। सर पर हम उसको जीरो मान रहे हैं ना। देखिए दूसरा आंसर कि सर हम इसमें इस केस में इसको जीरो मान रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट भी तो है। तो देखो रिजर्व एंट्री के थ्रू तो जीरो मान ही रहे हैं, मैं आपको अल्टीमेट इंपैक्ट बता रहा हूं। रिजर्व मैंने पूरा खत्म कर दिया यहाँ पे ट्रांसफर करके, पूरा 40 पे करा, पूरा 40 का लॉस बुक कर दिया, तो अल्टीमेटली 10 का लॉस हुआ। 10 का लॉस ही आना चाहिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 10 तो मैंने क्या लिखा है ना, 30,000 रुपए हमारे पास पहले से थे, वहां से इनकम जनरेट हो गई, तो मैंने इनकम लिख दी क्रेडिट साइड में 30,000 रुपए, मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट है, एक्चुअल पैसे पे मैंने 40,000, एक्सपेंस हो गया, डेबिट में पूरा 40,000 रुपए लिखा हुआ, तो ऑटोमेटिकली इफेक्टिवली 10,000 का लॉस बुक हो गया। हमने हालांकि 10 कहीं लिखा नहीं। फिर हो गई जी बात। तो सर पिछले उस क्वेश्चन से कंक्लूजन निकालते हैं कि करना क्या है हमको। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, फुल रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये कब आएगा, कितना अमाउंट आएगा, टू पार्टनर कैपिटल, ये कब आएगा, कितना अमाउंट आएगा, रिजर्व माइनस क्लेम। क्या लिखा है देखो, मैंने बैन करता फॉर्मूला, रिजर्व माइनस क्लेम कॉमा इफ रिजर्व इज मोर देन क्लेम। अगर जैसे पिछले वाला पॉइंट था उसमें रिजर्व था 30,000 रुपए का और क्लेम था सिर्फ 10,000 रुपए का, तो 20,000 का रिजर्व बच गया। भाई रिजर्व बचेगा तभी तो बटेगा, तो अगर रिजर्व बड़ा है क्लेम से, अगर रिजर्व बड़ा है क्लेम से तो जितना ज्यादा है उतना ही पार्टनर्स में बटेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तभी क्रेडिट होगा जब रिजर्व ज्यादा हो क्लेम के मुकाबले, और जो इनका डिफरेंस है वही है। पिछले एग्जांपल में 30,000 का रिजर्व 10,000 का क्लेम, तो 20,000 रुपए आया था पार्टनर्स में। इस वाले क्वेश्चन में 30,000 रुपए का रिजर्व और क्लेम 40 का था, तो आर तो बढ़ा ही नहीं कैपिटल से क्लेम से, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया। समझ आ रही है बात? मतलब दो एंट्री को मर्ज करके मैं आपको सिंगल एंट्री लिखवा रहा हूं कि कोई भी केस आप एंट्री कर पाओ। क्लेम और रिजर्व whichever is lower। इस क्वेश्चन में 30,000 रुपए का रिजर्व है और 40,000 का क्लेम। कितना लिखा हमने यहां पर 30,000 30,000। पिछले क्वेश्चन में याद कीजिए 30,000 रुपए का रिजर्व और 10,000 का क्लेम, कितना लिखा था हमने रियलाइजेशन में 10,000 10,000। तो whichever is lower। देखो मैंने लॉजिक से समझा दिया कि पिछली एंट्री कैसे हुई, कौन सा डेबिट हुआ क्यों हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ क्यों हुआ, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में याद नहीं रहता, इसलिए मैं आपको सिंगल एंट्री लिखवा रहा हूं कि कोई भी केस आए आप इस पर क्वेश्चन कर पाओ। नोट करें।
दूसरे एंट्री पेमेंट के एंटर एक्चुअल पेमेंट से होगी, तो आसान है। बढ़ेंगे आगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एसेट होती है कि लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी होती है। एडवांस में पैसा ले लिया हमने, ये लायबिलिटी होती है, पे करनी होती है। 1000 रुपए वाज रिटर्न टू कस्टमर्स आफ्टर डिडक्टिंग 200। 1000 रुपए का कमीशन एडवांस था, 200 रुपए काट के बाकी दे दिए। हम स्टेप 1 में है कि 2 में? स्टेप 2 में ऐसा कोई लेन देन ट्रांजैक्शन दे रखी हो तो स्टेप 2 है, किसी अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो तो स्टेप 1 है। इसमें पेमेंट हो रही है, लेन देन हो रहा है, तो स्टेप 2 है। किसी पार्टनर का नाम लिखा नहीं लिखा तो पार्टनर का नाम तो नहीं आना, तो कैश अकाउंट आना है और रियलाइजेशन अकाउंट आना है। मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन या एंट्री बनेगी रिलेशन टू कैश। पता लगाइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है सर, पेमेंट हो रही है, तो एंट्री क्या बने? चलिए जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी पेमेंट हो रही है? 800 रुपए। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने, मैं एक्सप्लेन करूं पहले फिर आप पूछेंगे। कमीशन हमने एडवांस में लिया हुआ था 1000 रुपए। तो एडवांस में लेने का मतलब क्या है सर? कि हमने सामने वाले का ना काम शुरू कर दिया करना, जो भी हमें काम मिला हुआ है उसका टोटल प्राइस 1000 रुपए है, और हमने 1000 रुपए ले लिए और उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, और बीच में हमारी बिजनेस, हमारा फॉर्म जो बंद हो गई। तो अब हम थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, उसका उतना पैसा उसका काट लेते हैं, बाकी पैसा वापसी कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कमीशन एडवांस में रिसीव हुआ था 1000 रुपए, जो कि हमने लौटाया है 200 रुपए काटने के बाद। तो 1000 रुपए पेमेंट का अमाउंट नहीं है, लायबिलिटी का अमाउंट है। ये नोटिस करें आप, नोटिस करें 1000 रुपए पेमेंट का अमाउंट नहीं है, लायबिलिटी का अमाउंट है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 रुपए, ठीक है। तो लायबिलिटी टोटल, ग्रॉस टोटल लायबिलिटी हमारे पास 1000 की थी, 200 रुपए काट लिए तो पेमेंट 800 की थी। ऐसा लिखा होता है कि पेमेंट कर दी हमने 1000 रुपए की 200 रुपए काटने के बाद, इसका मतलब ओरिजिनली 1200 देने थे और 200 काट के 1000 दे रहे हैं, उस केस में 1000 आता है। सिंपल सी बात सर, हम एंट्री में कैश अकाउंट लिख रहे हैं तो हमें एक्चुअल पेमेंट पे ध्यान देना है, ओरिजिनल लायबिलिटी पर नहीं। बढ़ेंगे आगे। 8 पॉइंट, देयर वर क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 1 लाख, मतलब बैलेंस शीट में दिए हुए हैं क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीस। आउट ऑफ दीज 70,000 एक्सेप्टेड स्टॉक वर्थ 50,000 रुपीस एट 90% and cash of 10,000 in full settlement of their claim. Remaining creditor paid 10%. स्टेप 1 में है कि 2 में है बताइए? सर हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, तो पक्की बात है स्टेप 2 में। किसी पार्टनर का नाम दिख रहा है आपको? पार्टनर का नाम नहीं दिख रहा, तो एंट्री या तो बनेगी कैश टू रियलाइजेशन या बनेगी रिलेशन टू कैश। पक्की बात है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है सर, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बने? रिलेशन टू कैश। लिखिए रिलेशन टू कैश। ऐसे क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या करते हैं, इतना भयंकर अमाउंट है, कैलकुलेशन से पता नहीं कैसे होगा, छोड़ आते हैं। अरे अमाउंट में ही तो दिक्कत है। अब बेसिक, अगर बेसिक फॉलो करता आपको एंट्री अच्छे से पता है, तो एग्जाम में मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अब एंट्री लिख करके आते हैं तो आप आधा नंबर स्कोर कर लेते हैं। अमाउंट नहीं भी कैलकुलेट कर पाए अगर आप, तो आधा नंबर आप एंट्री का तो स्कोर कर पा रहे हैं। तो पहला प्रायोरिटी जो दें वो एंट्री को दें, अमाउंट का सेकंड प्रायोरिटी पर रखें। एंट्री क्लियर हो गई सर? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आनी। अब अमाउंट पे चर्चा करते हैं। टोटल क्रेडिटर्स 1 लाख, इसमें लिखा है सर 70,000 वालों को अलग पेमेंट कर रहे हैं और रिमेनिंग को अलग, ऐसे ही कुछ है। जो लास्ट में लिखा होगा रिमेनिंग 30,000 ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले लेने के अंदर 70,000 के क्रेडिटर आ गए, तो रिमेनिंग वाले 30,000 बचे। रिमेनिंग वाला पढ़ लेता हूं एक बार कि रिमेनिंग वालों को ना 10% डिस्काउंट में पेमेंट करिए हमने, मतलब 30,000 का 10% 3,000, तो एक्चुअल पेमेंट इनको कितनी करी हमने? तो ये वाला अमाउंट मिलेगा सर मेरे को 27,000। अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझते रहें पहले।
टोटल क्रेडिटर 1 लाख के 70 वाले अलग और रिमेनिंग वाले अलग। क्वेश्चन लिखा है रिमेनिंग वालों को हमने पेमेंट करी है आफ्टर 10% डिस्काउंट। 30,000 में 10% मतलब 3,000 रुपए लेस कर दिए, एक्चुअल पेमेंट करी 27,000। पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, लॉस हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट। ये वाला पार्ट क्लियर है। अब इस वाले पार्ट पर आते हैं सर। क्रेडिटर है 70,000 के, क्या करना देखते हैं। इसमें लिखा हुआ उन्होंने ना स्टॉक ले लिया 50,000 वाला, लेकिन 90% में लिया। 50,000 का स्टॉक था और उसकी 90% वैल्यू लगाई गई, तो वो बैठा 45,000। इन्होंने इतना स्टॉक लिया। आगे एंड कैश ऑफ 10,000, इन्होंने सर कैश भी लिया है 10,000 का। और आगे लिखा है फुल सेटलमेंट, अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वो नहीं लिया। ऐसे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लीजिए। टोटल क्रेडिटर सर 70,000, ये पैसे लेने के लिए आए हुए हैं। हमने कहा जी हमारे पास पैसे हैं नहीं, बिजनेस बंद हो रहा है, आप इसे खरीदा था स्टॉक, वो ले जाओ 50,000 रुपए का। वो कहता है अब तो स्टॉक पुराना हो गया, हम इसकी वैल्यू 90% लगाएंगे, बस हम स्टॉक लेके जाएंगे 45,000 में, 45,000। तो इनका बैलेंस कितना बचना चाहिए? 25,000। चेक करो, यस सर। टोटल 70 देने थे इनको, ये स्टॉक 45 में लेकर के गए हैं, तो इनका 25 बैलेंस बच गया। अब ये 25,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं हमसे। हमने कहा 10,000 रुपए रखे हैं, लेने दो। 10,000 रुपए उसने ले लिया, फुल सेटलमेंट हो गई, 10,000 रुपए दे दिया हमने। मतलब ऐसा कहूं 15,000 रुपए का डिस्काउंट है। यस सर। टोटल इन तीनों का 77,000 रुपए आ गया, 17,000। ठीक है जी। अच्छा, क्रेडिटर को स्टॉक दिया, क्रेडिटर को कैश दिया, क्रेडिटर से डिस्काउंट लिया। समझ लो 3 ट्रांजैक्शन है। पहले इस पर आते हैं। क्रेडिटर को कैश दिया, एंट्री बताओ। रियलाइजेशन टू कैश, टोटल कैश 37,000। क्रेडिटर स्टॉक ले गया, बिल एंट्री बताओ। नो एंट्री सर, ना पार्टनर का नाम लिखा है, ना कैश आ रहा है, ना कैश जा रहा है। एंट्री कैसे कर सकते हैं? स्टॉक अकाउंट बोल नहीं सकते हम, 3 अकाउंट है हमारे पास, या तो रियलाइजेशन या कैश या पार्टनर्स कैपिटल, को चौथा नाम बोल नहीं सकते। क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है, एंट्री बताओ। नो एंट्री, ना कैश आ रहा है, ना कैश जा रहा है, ना पार्टनर रिसीवर, ना पार्टनर गिवर। तो हमें क्या करना है सर? हमें पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर हमें घुमा रखा होगा कि स्टॉक दे दिया, फुल सेटलमेंट हो गई, डिस्काउंट है, ये है, वो है। हमें फोकस क्या करना है? पार्टनर का नाम ढूंढो, अगर क्वेश्चन में है तो। पार्टनर का नाम नहीं है तो कैश ढूंढो, बस। जो स्टॉक इसमें पड़ा हुआ है, सर स्टॉक लेकर के क्या इसकी एंट्री आप कर ही नहीं रहे, तो प्रॉफिट लॉस कैसे बुक होगा? स्टॉक को पहले जीरो कर चुके हैं स्टेप 1 में, क्रेडिटर को पहले जीरो कर चुके हैं स्टेप 1 में। स्टॉक हमारे कुछ में नहीं, नोट कर लें, चार्ट भी नोट करें। कैलकुलेशन आपको ध्यान रहेगी रिवीजन के टाइम कि अमाउंट कैसे आया। बढ़े जी आगे। पॉइंट नंबर 9, there were 100 shares of rupees 10 each in Elevate Limited acquired at a cost of 2,000 rupees। ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। मैं फिलहाल समझने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना रहा हूँ, टी शेप फॉर्मेट में बना रहा हूँ। हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकली बनती है, मतलब ऊपर से नीचे बनती है, लेफ्ट से राइट नहीं।
लेकिन अभी समझने के लिए मैं टी शेप में बना रहा हूँ, लायबिलिटी इधर और एसेट इधर। पता है ये कंपनी के बैलेंस शीट में जो शेयर्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड में होते हैं कि एसेट साइड में होते हैं? आप सभी के आंसर सही है, जो एसेट बोल रहा है वो भी सही है, जो लायबिलिटी बोल रहा है वो भी सही है। कंपनी के खुद के शेयर इशू हुए हैं तो लायबिलिटी साइड, कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो एसेट साइड। तो शेयर से दोनों साइड आ सकते हैं, ठीक बात है। इस क्वेश्चन में जो शेयर्स हैं वो कौन से वाले हैं ये जरा पता लगा। सर एसेट वाले शेयर्स एक्वायर्ड मतलब परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ दिस, खरीदे हमने तो ये एसेट वाले शेयर, ठीक है, एसेट वाले शेयर। बढ़े जी आगे। 100 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले इस कंपनी के अंदर, जो कि हमने खरीदे थे 2000 रुपए के, मतलब एक शेयर 20 रुपए का। 2000 के साथ ईच नहीं लिखा होगा तो पर शेयर 2000 रुपए नहीं है, टोटल 2000 रुपए, पर शेयर 20 रुपए होगा। Which had been written off completely from the books, मतलब हमें लग रहा था शेयर मार्केट डाउन हो गई, इस वाली कंपनी की शेयर के प्राइस बिल्कुल खत्म हो गए, तो हमने अपनी बुक से राइट ऑफ कर लिया कि 1 रुपया भी नहीं मिल पाए, मतलब एट प्रेजेंट हमारी बुक वैल्यू 0 है, क्योंकि हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट है जिसमें इस कंपनी के 100 शेयर हमारे पास है। आगे, these shares are valued at the rate 6 rupees each, आज की डेट में इस शेयर की एक शेयर की वैल्यू 6 रुपए है, मतलब टोटल 600 रुपए के शेयर्स हो गए। एक शेयर 6 रुपए का है और 100 शेयर्स हैं, आज की डेट में मार्केट वैल्यू इसकी 600 रुपए है। एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये शेयर्स पार्टनर्स में बांट दिए रेशियो के अंदर। शेयर्स पार्टनर्स में बांटने की बताइए क्वेश्चन में, कैश आ रहा है क्या जा रहा है? नो ट्रांजैक्शन इन कैश, सर ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। दूसरी बात, पार्टनर रिसीवर है कि गिवर है? कैसे पता लगता है रिसीवर है कि गिवर है? दुकान से घर लेके जाए तो रिसीवर है। पार्टनर्स में शेयर्स बांटे जा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के शेयर्स पार्टनर्स में बांटे जा रहे हैं, तो पार्टनर अपने घर लेके जाएंगे, ये ड्राइंग्स की तरह हो गया, मतलब पार्टनर रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 600 रुपए की आइटम बांट दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर शेयर्स दे रहे पार्टनर्स को, कोई कैश के ट्रांजैक्शन तो है नहीं, ना पार्टनर से कैश ले रहे ना पार्टनर को कैश दे रहे, तो कैश तो आएगा ही। और शेयर्स बांट रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, मतलब हम स्टेप 2 में हैं। स्टेप 2 में तो 3 ही ऑप्शन है हमारे पास एंटर लिखने के, रियलाइजेशन, कैश और पार्टनर्स कैपिटल। कोई चौथा नाम तो लिख नहीं सकते, कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो कैश इन्वॉल्व ना हो क्वेश्चन के अंदर, अगर पार्टनर का नाम लिखा हो तो एंट्री 2 ही बनती है, पार्टनर टू रिलेशन या रिलेशन टू पार्टनर। इतना चेक करना है आपको कि पार्टनर रिसीवर है कि गिवर है। इस क्वेश्चन में पार्टनर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए पार्टनर कैपिटल को डेबिट करा। दोनों पार्टनर्स में बटा है इसलिए दोनों को डेबिट करा। नोट कर लीजिए एंट्री। सर एक बार कॉस्ट वाला बता दो सर इसमें। सर कॉस्ट, इस शेयर्स को हमने खरीदा था 2000 में, इसका तो कहीं यूज ही नहीं करा आपने क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 0। क्वेश्चन में लिखा हो बिल्डिंग 2000 में बिक रही है जो कि खरीदी थी कॉस्ट में 50000 में, तो कुछ यूज करते हैं 50000 का? कुछ भी नहीं करते। हर एसेट की बुक वैल्यू हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं स्टेप 1 में। इस पॉइंट के अंदर हम स्टेप 2 में हैं, कॉस्ट कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक, पॉइंट नंबर 10 पर आ गए हैं। लोन ओड बाय एड्यू अ पार्टनर टुवर्ड्स फर्म। मुझे बताओ बैलेंस शीट में ये वाला लोन एसेट में होगा कि लायबिलिटी में होगा? ध्यान से पढ़ेंगे। लोन ओड, आप पहले एक आंसर बोलते हो फिर रिएक्शन देखते हो, ये रिएक्शन पॉजिटिव सा लग रहा है तो हाँ मैंने बोला था, नहीं तो आंसर चेंज कर लेता हूं। OWE ये एसेट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि लायबिलिटी? OWE लायबिलिटी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लायबिलिटी किसकी है? पार्टनर की है कि फर्म की है? पार्टनर की लायबिलिटी है फर्म के लिए, तो लोन पार्टनर ने लिया हुआ है। अगर पार्टनर ने लोन लिया हुआ है मतलब पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया हुआ है एसेट पे, ठीक है, हमने लोन दिया होगा पार्टनर को, तो एड्यूस लोन जो है वो इस क्वेश्चन में एसेट साइड में होगा, लायबिलिटी साइड में नहीं। ध्यान रहेगा। टुवर्ड्स फर्म 50,000, आगे लिखा हुआ है एक्स एग्रीज टू मेक द पेमेंट टू क्रेडिटर्स 40,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन।
एक्स की जगह एडू कर लीजिएगा, नाम चेंज कर लीजिएगा, दो नाम मिक्स हो गए। हाँ जी, तो पार्टनर कहता है, ध्यान से देख लीजिए, पार्टनरशिप फर्म ने एक पार्टनर को लोन दिया हुआ है 50,000 रुपए का। तो अब पार्टनरशिप फर्म डिमांड करेगी इस पार्टनर से कि भाई पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं, 50,000 रुपए लेकर के आओ, हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी और पेमेंट करनी। तो ये कहता है जी क्रेडिटर को पेमेंट मैं कर दूंगा, क्रेडिटर्स की पेमेंट हम कर देंगे। अब एंड ट्राई करते हैं। एक्स लोन का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है बताइए? डेबिट। एक्स लोन का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? एसेट साइड में तो डेबिट बैलेंस हुआ, खत्म करने के लिए क्या करें? क्रेडिट। अच्छा हाँ, पार्टनर का नाम जो है एसेट साइड में है, हमने लोन दिया हुआ है, एसेट साइड के आइटम को अगर हमें खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हमने एड्यूस लोन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो क्वेश्चन में कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब एक पार्टनर आकर के कहता है कि क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी को मैं पे कर दूंगा, मेरे खाते में लिख दो लोन अकाउंट, तो कैश इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। यस सर। डेबिट साइड खाली है तो क्या लिखें? सर 40,000 रुपए कहीं नहीं लिखे, क्रेडिटर 40 के थे। 10,000 रुपए कहीं नहीं लिखे, 10,000 रुपए कम दिए हमने, कम लिए हैं उससे, समझे इस चीज को? सर पार्टनर को हमने लोन दिया था 50 का और वो क्रेडिटर को पेमेंट करेगा 40 की, तो इस केस के अंदर हमें दिख रहा है कि 10,000 का पार्टनर को फायदा है और 10,000 का फर्म को लॉस। ये चीज दिख पा रही है आपको? यस सर। तो मान लीजिए मैंने लोन दिया हुआ इनको 50,000 रुपए का, अब मुझे इनसे 50,000 रुपए लेने और मुझे इनको 40,000 रुपए देने। ये कहता है मैं इनको 40 दे दूंगा और 10 भूल जाओ, ऐसे ही तो हुआ है। पार्टनर कह रहा है कि मैं क्रेडिटर को 40,000 रुपए दे दूंगा और फुल सेटलमेंट हो गई, मतलब 10,000 रुपए दे दूंगा मैं आपको, ऐसे ही हो रहा है। यस सर। तो मुझे इसमें 10,000 रुपए का नुकसान दिख रहा है, यस सर। है कि नहीं? रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिटर लिख दिए होंगे 40,000 रुपए के, यस सर। क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर 40 के हैं, तो स्टेप 1 में ही हमने क्रेडिटर अकाउंट क्लोज कर दिया होगा रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। इस एंट्री के अंदर मैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर रहा हूं 50,000 से, 10,000 रुपए का लॉस बुक हो गया कि नहीं हुआ? हो गया है। लेकिन सर स्टेप 1 में, स्टेप 2 में है और ये चौथा नाम आ गया, चौथा नाम है। स्टेप 2 में सिर्फ 3 ही नाम थे हमारे पास अवेलेबल, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। ये चौथा नाम है, चौथा नाम ही इकलौती एक्सेप्शन है स्टेप 2 की, क्योंकि अगला टॉपिक पार्टनर्स लोन ही दे रखा है, 14 पॉइंट के बाद चर्चा की जाएगी डिटेल में। तो स्टेप 2 में अगर कोई इकलौती एक्सेप्शन है कि 3 की जगह कोई चौथा नाम आ सकता है तो सिर्फ पार्टनर्स लोन ही आ सकता है। वजह, उसकी वजह ये है सर, पार्टनर लोन आउटसाइड लायबिलिटी भी नहीं है और कैपिटल भी नहीं है। कैपिटल से पहले पैसे देने हैं, आउटसाइड लायबिलिटी के बाद पैसे, तो बीच में अटकी हुई कैसी लायबिलिटी है। इसका अकाउंट हमने क्लोज ही नहीं करा स्टेप 1 में, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। तो समझ लीजिए क्रेडिट स्टेप 1 भी है इसके अंदर। पार्टनर लोन जब बैलेंस शीट में होता है तो स्टेप 1 में उसे क्लोज नहीं करते, एक्चुअल पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही ये सब देखने के बाद फिर उसे क्लोज करते हैं, तो एक्चुअल में क्लोज हुआ ही नहीं। नोट कर लें आंसर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एडीज लोन अकाउंट 50,000। टेंथ और 11th इतना सा हो रहा है क्या बस कि क्रेडिटर की पेमेंट 40 की थी, मतलब 10,000 कम, अब पेमेंट ज्यादा है क्रेडिटर की 60,000, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट। तो याद कीजिए हमने क्या एक्चुअल पेमेंट से एंट्री करी, एक्चुअल पेमेंट तो पार्टनर करेगा ना, तो सिंपल ही बात क्या हो रही है, इस केस में भी सेम एंट्री है। सेम एंट्री कैसे है, क्यों है सेम एंट्री? क्योंकि हमें 50,000 रुपए लेने थे पार्टनर से और वो कह रहा है मैं 50,000 रुपए नहीं दूंगा, उसके बदले में मैं एक क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी पे करूं। तो अब हमें उस पार्टनर से लोन के पैसे नहीं मिलने वाले, एक एसेट खत्म हो गई।
पार्टनर लोन क्रेडिट कर दिया हमने, एसेट खत्म कर दी, बदले में 1 रुपया भी नहीं आया, सारा का सारा लॉस हो गया। तो ये एंट्री होगी लोन अमाउंट से भी। अगेन बात सर, क्रेडिटर 60 के थे, लोन सिर्फ 50 का था, 10,000 रुपए का तो फायदा हो गया इसमें। आप 10,000 का फायदा रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? क्रेडिटर 60 के ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गए होंगे, अब हम एंट्री कर रहे हैं 50,000 से, तो ऑटोमेटिकली 10,000 का प्रॉफिट बुक हो चुका। नोट कर लें एंट्री। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 50,000। जब भी पार्टनर लोन देखिए आपको एसेट वाला, तो लोन अकाउंट से ही वही वाला अमाउंट आएगा, लोन अमाउंट वाला ही अमाउंट आएगा, क्रेडिटर वाला नहीं। पढ़े जी आगे। पॉइंट नंबर 12, डेटर्स 1 लाख रुपए के हैं, प्रोविजन 20,000 रुपए का है और एक्चुअल बैड डेट्स हुए हैं 35,000। सर एक्चुअल बैड डेट्स दे रखे हैं, मतलब कि हम डेटर से एक्चुअल में पैसा मांगने के लिए गए होंगे और कुछ पैसा मर गया, बाकी पैसा मिल गया। तो स्टेप 1 में है क्या 2 में? स्टेप 2 में है सर। स्टेप 2 में सर अगेन 3 ऑप्शन आपके पास, रियलाइजेशन, कैश, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर रिसीवर है कि गिवर है? पार्टनर का नाम लिखा ही नहीं है सर, तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, कैश टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू कैश। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। डेटर से पैसा आता ही तो है। यस सर, कैश टू रिसीव। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में सर कहां लिखा है कैश रिसीव? इनडायरेक्टली लिखा है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे को बॉस ने भेजा हुआ है कि डेटर से 1 लाख रुपए लेकर के आना है, आप लेकर के आओ, और मैं सारा कलेक्शन करने के बाद उनको बताता हूं कि सर 20,000 रुपए के पैकेट है। मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं कि आपने 1 लाख रुपए लाने के लिए भेजा था और मैं 80,000 रुपए ही ला पाया हूं। समझ में आ रही है बात? वैसे इस क्वेश्चन के अंदर कि टोटल डेटर से मुझे 1 लाख रुपए लेने थे और 35,000 का मर गया। एक्चुअल पैसा कितना लाए होंगे? 65,000। एंट्री कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रेशन अकाउंट 65,000। सर ये 20,000 का कुछ क्यों नहीं करा? सर वो प्रोविजन भी ऑलरेडी इंक्लूड है। प्रोविजन तो क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 20,000 रुपए मर सकता है, ये अकाउंट बुकिश एंट्री होती है, ये हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके होंगे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। हमें क्या करना है, अभी फोकस स्टेप 2 में है, एक्चुअल कैश पे फोकस करते हैं कि एक्चुअल में कैश कितना आ रहा है या जा रहा है। तो एक्चुअल में कैश जा रहा है, पूरी आ रहा है 65। 1 लाख रुपए टोटल मिलने थे और एक्चुअल में 35,000 नंबर हैं, तो एक्चुअल में 65 मिले हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 65,000। सर ये भी हो सकता है कि उसने 35,000 ही मांगे और उसका वही 35,000 बैड डेट्स हो गए। नहीं, अब चैप्टर डिसोल्यूशन का तो सबसे पेमेंट मांगेंगे ना, कम से क्यों मांगेंगे? सर एक और डाउट था सर, पूरी प्रोविजन में से माइनस क्यों नहीं हुआ सर? जो एक्सेस है फिर वो माइनस होता है डेटर में से। देखिए अभी ना हम जैसे कैश बुक होती है, कैश बुक में क्या करते हैं, जितना पैसा आया वो लिखते हैं, भले किसी भी साल का हो, ऐसा ही होता है। तो इस टाइम बिल्कुल वही काम कर रहा है। गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, जब पढ़ाते रहे 11th क्लास में आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा तो एसेट अलग है और एक्सपेंस अलग है। लेकिन जब गोइंग कंसर्न नहीं रहती तो उस केस में हम एसेट और एक्सपेंस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते। मशीन खरीदने की और मशीन के रिपेयर करने के एंट्री दोनों भी सेम हो। तो अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रोविजन जो है वो अलग बैलेंस है उसका और कैश अलग बैलेंस है, पहले से अलग आ रहा है तो एडजस्ट होना चाहिए। ध्यान दें कि अब स्टेप 2 में है, डेटर एट प्रेजेंट बुक्स में 0, प्रोविजन एट प्रेजेंट बुक्स में 0। तो प्रोविजन अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, 65,000 रुपीस मिल रहे हैं, हमें इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, नेक्स्ट सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। प्रोविजन फॉर अप टू डेट सी बुकिश एंट्री होती है, ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं स्टेप 1 में। 1 लाख में से 35,000 मर गए, मतलब 35,000 मिल गए। 13.8 debtors amounting to 1,40,000 were handed over to a debt collecting agency। पढ़ा था हमने पहले टॉपिक ये वाला, वसूली भाई डेट कलेक्टिंग एजेंसी वो होते हैं जिनको हम अपने डेटर्स सेल कर देते हैं कि आप लोग इनसे पैसे कलेक्ट कर लो और अपना कमीशन काट के फिलहाल हमें अभी पैसे दे दो। तो उनको हमने बेचा है 5% कमीशन पे। एंड द रिमेनिंग डेटर्स वर 47,000। टोटल कितने होंगे इसका मतलब 1,87,000।
टोटल है 1,87,000। क्वेश्चन कह रहा है 1,40,000 वाले तो हमने बेच दिए 5% कमीशन पे। 1,40,000 का 5% 7,000, तो इनसे पैसा कितना मिला होगा 1,33,000। अब अपने डेटर्स हमने बेच दिए इनको और हमने इतने पैसे ले लिए। अब ये जो डेटर से इतने पैसे मांगेंगे उस टाइम को पूरे पैसे मिल जाएं, उसका 4,000 रुपए कम मिले, उनकी हेडेक। हमें 133 मिल गया, हम उससे एंट्री पास कर दी। अच्छा जी, अब 47 की बात करते हैं आगे। रिमेनिंग डेटर्स वर 47,000 आउट ऑफ व्हिच डेटर्स of 17,000 could not be recovered because the same became insolvent। 47 में से 17 नहीं मिल पाया तो कितना मिल पाया 30,000, 30,000 रुपए मिल पाया। पार्टनर रिसीवर है कि गिवर है? पार्टनर का नाम लिखा ही नहीं हुआ सर। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट ट्राई करें 1,63,000। ये भी कैश रिसीव हो रहा और ये भी कैश रिसीव हो रहा। ये डेट कलेक्टिंग एजेंसी से रिसीव हो रहा और ये डायरेक्ट डेटर से रिसीव हो रहा। कितना फर्क है, बस नोट करें। कैलकुलेशन भी नोट करें कैसे कैसे आया अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,63,000, ये वाला अमाउंट आ गया टोटल। पॉइंट नंबर 14, लॉस ऑन डिसोल्यूशन 10,000। सो लॉस से कैपिटल बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? कम हो जाती है। कैपिटल पार्टनर्स को डेबिट कर दो। लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। रेशियो इक्वल दे रखिए, 10,000 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इक्वली 5,100। उसमें प्रॉफिट की एंट्री होती पूछी होती तो रिवर्स एंट्री हो जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने प्रॉफिट दे रखा है। ये तो कॉमन एंट्रीज की बेसिक एंट्री थी। अब नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट होगी वो टॉपिक वाइज एंट्री स्टार्ट होगी। फिर पार्टनर्स लोन के टॉपिक पर अलग एंट्रीज डिस्कस की जाएगी, एक्सपेंसेस पर अलग, कमीशन पे अलग। नेक्स्ट क्लास में सर क्रिसमस है, इसलिए आपकी छुट्टी नहीं है, आना है। सैटरडे क्रिसमस है।